हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू आवर चैनल स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस। और आज का हमारा वीडियो जो है नवंबर 2020 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का भाग 3 है। इससे पहले भाग 1 और 2 हमने बनाए थे, उसमें पढ़ा था हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया था, राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया था। हम पूरी मैगजीन को कवर करते हुए आ रहे हैं और 20-22 मिनट के वो वीडियोज़ हैं, आप उनको ज़रूर से देखिएगा और कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब खुद पढ़ेंगे तो आप हो सकता है कि उन फैक्ट्स में नज़र ना डालें या उतना बिटवीन द लाइन्स ना पढ़ पाएँ जितना मैंने कि इसमें थोड़ा रिसर्च करके आपको बताया है। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना ये चाहूँगी कि मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो हाल ही में पब्लिश हुए हैं दैनिक जागरण में, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि भाई मैंने लिख दिया, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनको लिखा है, तो आपके लेखनी में ज़रूर वो आपकी सहायता करेंगे। तो आप उसको, मेरे चैनल है स्टडी फॉर आरएएस, उसमें जाकर के आप उसको जो है देख सकते हैं। तो मेरा ये चैनल ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर आरएएस करके, उसको ज्वाइन कीजिए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस, उस पे जाकर के आप जो है मुझे जो है बता सकते हैं और वहाँ पर भी आपको मेरे आर्टिकल्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक परिदृश्य में देखिए क्या है। पहला टॉपिक है पर्यटन मंत्रालय यानी टूरिज्म जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा भारतीय पर्यटन सांख्यिकी यानी कि इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स उन्होंने दिए हैं, अपने स्टैटिस्टिक यानी आंकड़े दिए हैं कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ आए हैं, सबसे कम कहाँ पे आए हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट है इसके अकॉर्डिंग तो घरेलू जो पर्यटक हैं यानी डोमेस्टिक जो अपने टूरिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। और कितने हैं, लगभग जितने भी टूरिस्ट आते हैं उसका 23% जो टूरिस्ट हैं वो उत्तर प्रदेश में आए हैं। यूपी पीसीएस की अगर कोई तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए काम का है। उसके बाद में आप देखिए कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का स्थान 10th पोजीशन पे है, राजस्थान 10वां स्थान है। यहाँ पर जो घरेलू पर्यटक है उनकी संख्या कम है हालांकि, तो 2.2% ही हमारे यहाँ आए हैं। विदेशी पर्यटकों के मामले में अगर हम देखें तो विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तमिलनाडु में। और राजस्थान में स्थान कौन सा है, 6ठा स्थान है, 6th प्लेस है। ठीक है, तो इसमें यही फैक्ट काम का है, इसी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास। तो देखिए हमारे यहाँ करीबन 30 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है उनकी स्थापना जो है प्रस्तावित है। जो ये लॉजिस्टिक पार्क हैं ये जो है भारतमाला परियोजना के तहत इनको विकसित किया जाएगा, इसीलिए जो रोड मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी साहब, उसने इसका जो है वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया है। अब देखिए इसमें और क्या काम की चीज़ें हैं। तो इस पार्क से देखिए क्या होगा कि आपके हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग की सीधी सुविधा जो है आपको उपलब्ध होगी। भाई लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, लॉजिस्टिक्स जो होते हैं, जो सामान जो होता है ना, जितना भी मशीनरी है या सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो सामान होता है, तो उन सब को जो है उनकी एक्सेसिबिलिटी और मोबिलिटी को जो है आसान बनाना, यानी कि उनकी क्या कहें उसको, एक जगह से दूसरी जगह उनके ट्रांसपोर्ट को सुगम्य बनाना, यही लॉजिस्टिक पार्क्स का उद्देश्य होता है। ठीक है, हाँ ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि देश में कुल 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की जो है योजना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है पार्कों को लॉजिस्टिक दक्षता वृद्धि कार्यक्रम के तहत देश को चुनिंदा स्थानों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। भीड़ को कम करने, भंडारण लागत में कटौती करने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, ये काम का नहीं है इतना। आगे चलते हैं। आगे है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी IFCA। IFCA के बारे में हम बहुत पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, पुरानी हमने जब क्रोनोलॉजीज पढ़ी थी। तो देखिए इसने जो है, हमने फिनटेक भी पढ़ा था आपको याद हो तो देखिए इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण यानी IFCA एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब विकसित करने के उद्देश्य से रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की एक रूपरेखा जो है उसने पेश की है। ठीक है, सैंडबॉक्स की इस रूपरेखा के तहत पूंजी बाजार में यानी कैपिटल मार्केट में बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवा के क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों को सीमित समय सीमा के लिए वास्तविक ग्राहकों के सीमित समूह के साथ एक गतिशील वातावरण में नवीन फिनटेक समाधानों के प्रयोग करने की कुछ सुविधाएं और छूट प्रदान की जाएगी। इसमें होता क्या है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज होती है उनको जो है एक इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जाता है जहां पर के जो है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है अपने जो कुछ प्रयोग हैं उनको कर सकें। ठीक है, अब देखिए यह रेगुलेटरी सैंडबॉक्स गिफ्ट सिटी आपने सुना है, नहीं सुना हो तो आप ध्यान रखिएगा। ये जो गिफ्ट सिटी है ये जो है गुजरात में स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन आया था UPSC 2016 में कि गिफ्ट सिटी IFC द्वारा कहाँ स्थापित की गई, तो गुजरात में स्थापित की गई थी। और उस समय ये जो प्रश्न है ना, ये बजट से उठाया गया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहीं से सवाल बन जाते हैं।
अब देखिए कि IFC के बारे में कुछ बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA ये एक वैधानिक निकाय है, लीगल अथॉरिटी। ये आर्थिक मामलों के विभाग यानी वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसको भी याद रखना है। और इसका मुख्यालय जो है गांधीनगर गुजरात में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना हेतु HJDL और का गुजरात सरकार के साथ समझौता यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वहां की प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। तो बढ़िया बात है, करो समझौता। तो यही इसमें काम की बातें, इसमें जो है यही ध्यान में रखना, बाकी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति GDP मामले में भारत को पीछे छोड़ सकता है बांग्लादेश। किसकी रिपोर्ट है? मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ उसको क्योंकि ये IMF की रिपोर्ट है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF जो है, देखिए दोस्तों, IMF की जितनी भी रिपोर्टें आती हैं उनको आप याद रखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 2016 में ही, ठीक है, नहीं सॉरी 2015 के अंदर IMF की रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जो है फला में से कौन सी संस्था जो है इसको जारी करती है। तो कई ऑप्शंस थे, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, ब्रिक्स बैंक है या फिर IMF है। तो इसका आंसर सिंपली था IMF जो है इसको जारी करता है। तो जितनी भी रिपोर्टें आती है उनको आप देख लीजिएगा कि कौन सी संस्था इसको जारी कर रही है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहता है ये कि प्रति व्यक्ति GDP, ठीक है, इसके मामले में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए कोविड के जो प्रयास हैं, कोविड को रोकने के जो प्रयास हैं, इसके तहत भारत में लगाए गए लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े दुष्प्रभाव के कारण भारत की प्रति व्यक्ति GDP गिरकर बांग्लादेश से भी नीचे पहुंच सकती है। ये तो बहुत बुरी बात है, क्या कर सकते हैं। लेकिन IMF जो है, IMF द्वारा जो ये को जारी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी कि विश्व आर्थिक परिदृश्य में कहा गया है कि कैलेंडर वर्ष 2020 जनवरी दिसंबर में भारत की प्रति व्यक्ति GDP यानी पर कैपिटा GDP में 10% की गिरावट आ सकती है, जो कि स्पेन में इटली के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी गिरावट है। ठीक है, ये हमको आंकड़ा थोड़ा सा भयावह लगे इसीलिए बताया गया है कंपेयर करके, बाकी हमको इतना ही पढ़ना है कि हमारे यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, अब देखिए, किसी देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक उत्पादन को उस देश की प्रति व्यक्ति GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसकी गणना देश के कुल घरेलू उत्पाद यानी कि टोटल जो उसकी GDP में है, में वहाँ की कुल जनसंख्या का भाग देकर की जाती है। इसे किसी देश की आर्थिक समृद्धि मापने का बेहतर पैमाना माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं। IMF द्वारा वर्ष 2020 में भारत की आर्थिक वृद्धि में 10.3% की गिरावट देखी गई है। अब वही चीज़ है, IMF की रिपोर्ट है, इसको आगे इसने बताया है। तो देखिए रिपोर्ट में ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट एसेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट और जारी की है इसने। ठीक है, तो ये रिपोर्ट इतने काम की नहीं है, लेकिन इसमें जो बताया गया है वो थोड़ा ध्यान देने योग्य है कि हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर है, देखिए माइनस में चल रही है ना, ठीक है, नेगेटिव -10.3। भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.3% की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया है। IMF ने इस वित्त वर्ष के लिए दूसरी बार भारत के विकास पूर्वानुमानों को जो है वो घटाया है। ठीक है, वैश्विक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर भी पूर्वानुमान जारी किया है। इसने अपने जो है कुछ अनुमान लगाए हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए। अब अनुमान का मतलब ये नहीं कि यूं ही बता दिया है, इसके पास बाकायदा पूरे स्टैटिस्टिक्स होते हैं, पूरे आंकड़े होते हैं कि अर्थव्यवस्था किस हिसाब से चल रही है, किस चीज़ का क्या प्रभाव किस देश पर पड़ रहा है, यही इसका काम है IMF का। तो देखिए IMF के अनुसार इस वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था में 4.4% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि 2021 में 5.2% की जोरदार वृद्धि के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। विश्व बैंक ने भारत की GDP में 9.6% गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। तो वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोरम, ठीक है सॉरी फोकस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 9.6% तक संकुचित रहने का अनुमान जो है वो व्यक्त किया है। और सेम वही कारण है, कोविड के चलते जो हमारी अर्थव्यवस्था ठप हुई है वही कारण इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बंगलोर रोज और कृष्णापुरम प्याज के निर्यात की अनुमति।
तो देखिए, पहली बात तो ये कि ये निर्यात करने वाली चीज़ें हैं, तो हमारे यहाँ पर वैसे भी अभी थोड़े दिनों के लिए इसकी आपूर्ति जो है उसकी श्रृंखला को बरकरार रखने के लिए इस पे थोड़ी रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से निर्यात की अनुमति मिली है। तो ये जो बंगलोर रोज़ और कृष्णापुरम प्याज है, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की साइड में होते हैं, और इनको जो है आपके मलेशिया, सिंगापुर साइड में इसको निर्यात किया जाएगा। तो इसमें इतना ही काम का है। आगे चलते हैं। गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020, रिवर्सल्स ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है जारी की जाती है, और ये द्विवार्षिक है, बाई एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि इससे 2021 तक अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या बढ़कर 15 करोड़ तक पहुंच सकती है। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस के कारण इस वर्ष 8.8 करोड़ से 11.5 करोड़ अतिरिक्त लोगों के अत्यधिक गरीबी के दायरे में धकेल दिए जाने की आशंका रिपोर्ट व्यक्त की गई है। भारत से गरीबी के आंकड़ों की कमी से विश्व बैंक के लिए मौजूदा वैश्विक गरीबी का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। तो ये तो कुछ वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं गरीबी को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई ने 6 सार्वजनिक बैंकों को आरबीआई की दूसरी अनुसूची से जो है बाहर किया है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए, ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने 6 सार्वजनिक बैंक जो हैं उनको आरबीआई की दूसरी अनुसूची से बाहर किया है। पहले तो ये समझते हैं कि दूसरी अनुसूची क्या चीज़ है। तो देखिए, एक आरबीआई एक्ट है, आरबीआई अधिनियम 1934, ठीक है। उसके अंदर एक शेड्यूल है, अनुसूची है, जिसको हम कहते हैं सेकंड शेड्यूल। उसके अंदर कहा गया है, यानी बैंकों का पंजीकरण, जो जितने भी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के या जिन बैंकों में आप डिपॉजिट्स जमा कराते हैं उनको जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहा गया है। यानी कि ऐसी बैंक जिसका पेड अप कैपिटल, ठीक है, पेड अप कैपिटल हिंदी में भी इसको यही कहेंगे, जिसका पेड अप कैपिटल जो है तो 5 करोड़ से ज़्यादा हो और जो कि डिपॉजिट्स जो है वो लेता हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक। और इसके भी कई कैटेगरीज होते हैं, जैसे 4 कैटेगरी में होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक। एक होता है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक होता है फॉरेन बैंक्स और एक होता है आरआरबीज, ठीक है। एक बैंक और होता है जिनको हम कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं, लेकिन वो कोऑपरेटिव एक्ट के तहत आते हैं, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो अभी ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक थे, इनको जो है इन्होंने सेकंड शेड्यूल से बाहर कर दिया गया है। जैसे कि कौन कौन से बैंक हैं, इनके नाम याद रखिएगा। सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक, ठीक है। इनको जो है इसमें से आउट किया गया है। ये जो है आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में, और सिंडिकेट का कैनरा बैंक में, और आंध्र बैंक का कॉरपोरेशन बैंक का, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में जो है ये विलय हुआ है। तो ये जो मर्जर है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा, और जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अब विलय के बाद में हमारे पास सिर्फ 12 बैंक रह चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सबसे बड़ा बैंक है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है एसबीआई, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यही बैंक अब बचे हैं, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया। अब देखते हैं पहले 2 ऑर्गेनिक यानी जैविक मसाला बीज पार्क की स्थापना। तो देखिए, नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंतला ने गुजरात में अपनी तरह के पहले 2 ऑर्गेनिक यानी जैविक मसाला बीज पार्क की स्थापना हेतु अनुदान राशि प्रदान करने की घोषणा की है। नाबार्ड के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, आप एक बार और जो है इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ये याद रखिएगा कि नाबार्ड कभी भी डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं करता है, इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग ये करता है। जैविक मसाले पार्क गुजरात के पाटन में जीरा तथा बनासकांठा जिले में सौंफ के लिए स्थापित किए जाएंगे। जीरा और सौंफ के लिए जो है ये जैविक पार्क होंगे। जैविक आप समझते ही हैं, किसी भी चीज़ पे जैविक का ब्रांड लग जाता है तो आप जानते हैं कि वो जो है उसकी कीमत हो जाती है, क्योंकि उसको जैविक खाद से जो है वो बनाया जाता है। और देश का पहला, अगर देखें तो पहला ऑर्गेनिक जो है कृषि कहाँ पर शुरू हुई थी, तो वो सिक्किम में जो है वो, अगर कहें तो पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है जहाँ पर कंप्लीट तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही, तो वो सिक्किम है। अब है ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस। ये क्या चीज़ है? तो देखिए, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पाद बाजार ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस का शुभारंभ किया है, ठीक है। ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसके माध्यम से ट्राइफेड के बारे में आप जानते हैं, खुद पढ़िएगा अब आप, ठीक है। ये जो ट्राइबल फेडरेशन है इसके बारे में आप खुद पढ़िएगा, क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ट्राइफेड जो है, जिसके माध्यम से ट्राइफेड का लक्ष्य देश भर में विभिन्न हस्तकला प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की खरीद के लिए 5 लाख जनजातीय उत्पादकों को शामिल करना तथा
सर्वोच्च गुणवत्ता वाले जनजातीय उत्पादकों को प्रस्तुत करना है। यह प्लेटफॉर्म लघु वनोपजों तथा औषधीय पौधों पर निर्भर जनजातीय समुदायों के सदस्यों को बड़े खरीदारों या निर्माताओं से जोड़कर B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है कि जो छोटे व्यापारी हैं इनको बड़े व्यापारियों से जोड़ना। ठीक है, ये हो गया। तो पूरे भारत के अंदर ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्रों की जो संख्या है वो 124 जो है अब हो गई है। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 ये फिलहाल हमारे किसी खास काम का नहीं है। जो मौद्रिक नीति है आप जानते हैं ये जो है MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी समिति कमेटी के द्वारा जो है RBI की उसके द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि MPC जो है उसके सदस्य कितने होते हैं। UPSC 2016 का प्रश्न। ठीक, कि MPC के अंदर जो है कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें ये जितने भी SLR LAF आप इसको देख करके मत सोचेगा कि ये बताया नहीं जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ कि MSF क्या होता है, SLR क्या होता है, LF क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट GSFC के कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट की स्वदेशी किस्म जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं कि GSFC ने, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ सोच रही थी आपको एक बार बता ही देती हूँ, वरना आप सोचेंगे कि जो है कौन से वाले वीडियो में देखें कहाँ क्या बताया था। अच्छा देखिए, जो मौद्रिक नीति का वक्तव्य है, मौद्रिक नीति आपको पता है कि हर 2 महीने में ये लोग जो है अपनी मॉनेटरी जो है पॉलिसी जो है उसको बताते हैं RBI। तो अब मैं इसको पूरा ही बता देती हूँ। तो देखिए RBI, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, 2016 के UPSC प्रीलिम्स के अंदर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन था बाकायदा। उसमें स्टेटमेंट दे रखे थे कि भाई इसके अंदर जो है 12 सदस्य होते हैं MPC के अंदर, और इसका अध्यक्ष जो है वो वित्त मंत्रालय का जो मंत्री होता है वो होता है। तो ये सारे स्टेटमेंट उसके गलत थे, आप उसको देखिएगा उस क्वेश्चन को। तो देखिए जो हमारी MPC होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, तो ये जो है ये हमारे जितने भी रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, SLR है, LAF है, ये सारे जो है ये कमेटी मिलकर के जो है अब इसका निर्धारण करती है। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ RBI का गवर्नर जो है उसके पास ये अथॉरिटी थी कि वो जो है इन सारी रेट्स को डिसाइड करवाएं। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि इन रेट्स का क्या महत्व है। इन रेट्स का बहुत ज़्यादा महत्व है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। ये जो जितने भी रिवर्स रेपो रेट, SLR, ये सारी जो चीज़ें होती है ये मार्केट में जो तरलता होती है उसको कंट्रोल करने के काम में आती है। जितनी भी नकदी है उसको कंट्रोल करने के काम आती है। नकदी कंट्रोल करने से क्या होता है, तो देखिए नकदी को कंट्रोल करने से क्या होगा कि इन्फ्लेशन, जिसको आप कहते हैं मुद्रास्फीति, उसको नियंत्रित करने में इसका योगदान होता है। तो अगर RBI के पास कोई ऐसा हथियार है जिससे कि वो जो है महंगाई को कंट्रोल कर सकती है, तो वही इसके ये टूल्स हैं। ठीक है, और वो तो देखिए पूरे होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, गुणात्मक और क्या कहते हैं उसको, गुणात्मक होते हैं, और एक क्या होता है मात्रात्मक। ठीक है, इनका डिवाइडेशन होता है बाकायदा, जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन भी पढ़ते हैं, कई सारी बातें हैं वो तो उसके अंदर। तो वो तो जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तभी पढ़ पाएंगे अपन। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट, जिसको हम रीपर्चेस एग्रीमेंट भी कहते हैं, जब को जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना हो RBI से, तो वो क्या करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ या इन सारी चीज़ों को रख करके और जो है RBI से लोन ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर यही काम RBI को चाहिए हो, RBI को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए हो, तो वो रिवर्स रेपो रेट के थ्रू इसको ले सकते हैं। SLR क्या होता है, SLR को कहते हैं सांविधिक चल निधि अनुपात या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये एक फिक्स % होता है। इस इतना प्रतिशत जो होता है, जैसे मान लीजिए 4% हो, तो किसी भी बैंक को अपने जितनी भी उसका NDTL है, यानी कि नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी, यानी कि जितना भी उसके पास धन है, ठीक है, उसका इतना प्रतिशत जो है, अभी मैं मोटा रूप से आपको बताऊंगी इसको, इतना % जो उसका धन है उसको जो है रिजर्व रखना पड़ेगा। रिजर्व क्यों रखना पड़ेगा और रिजर्व किस फॉर्म में रखना पड़ेगा, ये प्रश्न है। तो देखिए या तो गोल्ड के फॉर्म में वो रिजर्व रखे, ठीक है, या कैश में रखे, लिक्विडिटी में रखे, या फिर जो है किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर वो उसको रिजर्व करके रखे, लेकिन इतना % उसको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। इससे RBI जो है किसी भी बैंक की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को कंट्रोल करता है। ठीक है, और बैंक को रन होने से भी बचाता है, यानी कि बैंक दिवालिया होने की स्थिति में भी ये पैसा जो है उसके काम आता है। तो ये जो है उसको रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो MPC मैंने बता ही दिया कि इसके अंदर 6 सदस्य होते हैं। इसका जो हेड होता है वो RBI का गवर्नर होता है। ठीक है,
रघुराम राजन के बाद में जो अभी आरबीआई के गवर्नर बने थे, उनकी सिफारिश के ऊपर जो है इसको लाया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, एक और रह गया ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, ठीक है। ये नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे लाया गया था LAF को। इसमें भी वही है कि बैंकों की जो स्टेबिलिटी होती है उसको जारी रखने के लिए जो है इनसे जो है क्या कहते हैं, जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो आरबीआई जो है उसको परचेज़ कर सकता है। तो ये सारी रेट्स के बारे में था। अब हम देखते हैं केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री और नौवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनसुख मंडाविया को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट की स्वदेशी किस्मों को लॉन्च जो है इन्होंने किया है। अब तक क्या होता था, अब स्वदेशी को लॉन्च किया, इसका मतलब हम बाहर से मंगाते होंगे, ठीक है। तो इसका जो उत्पादन है भारत में पहली बार किया जा रहा है। अब तक इसे जो है दूसरे देशों से जो है हम निर्यात करते थे, ठीक है। GSFC ने इन दोनों उत्पादों को पहली बार खुदरा बाजार में सोलन हिमाचल प्रदेश और भावनगर गुजरात से जो है लॉन्च किया है, ठीक है। ये हो गया। कैल्शियम नाइट्रेट का जो उपयोग है वो कृषि में पानी में घुलनशील उर्वरक के रूप में यानी फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इस उत्पाद का उपयोग अपशिष्ट जल उपचार में और सीमेंट कंक्रीट की मजबूती बढ़ाने के लिए भी जो है वो किया जाता है, ठीक है। नागरनार इस्पात संयंत्र के अलावा के अलगाव एवं विनिवेश को केंद्र सरकार की मंजूरी। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC लिमिटेड से नारनगर इस्पात संयंत्र NSP को अलग करने तथा अलग की गई कंपनी में निहित भारत सरकार की पूरी जिम्मेदारी को एक रणनीतिक खरीदारी के लिए विक्रय द्वारा इस रणनीतिक विनिवेश को अपने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। विनिवेश समझते हैं ना, यही काम की चीज़ है, डिसइन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि अपने जो शेयर्स हैं किसी भी कंपनी में या किसी भी सरकारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें से अपने शेयर्स को बेच देती है, ठीक है, मनी एक्वायर करने के लिए, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। तो इस वाले ये क्या है, नागरनार इस्पात संयंत्र, ठीक है, के अलगाव एवं विनिवेश को केंद्र सरकार ने अभी जो है, अलगाव तो आप समझते ही हैं, इसको जो है अलग किया जा रहा है किससे, ये जो है आपका राष्ट्रीय खनिज को अलग करने तथा अलग की गई कंपनी में निहित भारत सरकार की पूर्ण हिस्सेदारी को एक रणनीतिक खरीदार के लिए विक्रय द्वारा इसके रणनीतिक विनिवेश को अपने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। स्ट्रैटेजिक जिसको कहते हैं ना डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये भी देखिए इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। किसी दिन इकोनॉमिक्स की क्लास अगर आपकी लगेगी तब मैं जो है उसको बताऊँगी आपको कि ये क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक न्यूज़ इन शॉर्ट। सेबी ने मार्केट डेटा साझा करने के लिए नई समिति का गठन किया है। तो सेबी जानते ही हैं आप, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और समिति का गठन प्रतिभूतियों के बाजार आंकड़ों तक पहुंच के लिए उचित नीति सिफारिश करने, श्रेणीबद्ध डेटा पैरामीटर, डेटा की ज़रूरत और अंतराल पहचाने, डेटा गोपनीयता और बाजार आंकड़ों की सिफारिश करने के लिए किया गया है। हटाओ इसको। हाँ, इसकी अध्यक्ष कौन होगी, मधु भी पूरी होंगी, उनकी अध्यक्षता में जो है इसको गठित किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। इरेडा ने मुंबई में शाखा कार्यालय की शुरुआत की। IREDA यानी कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, ठीक है, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए काम की चीज़ है, थोड़ा वो लोग जिसको तो है ध्यान से पढ़ें, अपने RS वालों के लिए नहीं है। केरल में मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है। ये जो है पलक्कड़ जिले में राज्य के पहले, यानी केरला का तो पहला है लेकिन देश का 20वां मेगा फूड पार्क जो है उसका शुभारंभ जो है यहाँ पे किया गया है। अटल नवोन्मेष मिशन और GIC इंडिया के मध्य समझौता। अटल इनोवेशन मिशन और GCI इंडिया के साथ स्कूलों में नवोन्मेष समझते हैं आप, इनोवेशन, नई चीज़ों को इनोवेट करना, बनाना, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है इस पर समझौता किया गया है। अटल टिंकरिंग लैब्स, इनके बारे में पढ़िएगा, ये भी काम की चीज़ें हैं। अटल टिंकरिंग लैब के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि स्कूलों में सफल और नवोन्मेषी कार्यबल को तैयार किया जाएगा। CGI ने बेंगलुरु हैदराबाद में ATL के साथ 100 स्कूलों को अपनाने पर सहमति जो है व्यक्त की गई है। कोलार स्वर्ण क्षेत्र में खोज का कार्य शुरू किया जाएगा। आप देखते हैं कोलार तो आप जब भी जानते हैं, हड़प्पा काल से ही कोलार जो है, कर्नाटका की कोलार के जो खाने हैं वो सोने के लिए जो है बहुत फेमस है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की मोपेंग गोल्ड माइंस दुनिया की सबसे गहरी सोने की खान है, ठीक है, दुनिया की सबसे खाना, ये आप पढ़ लेना यहाँ पे। कोलकाता में रेल मेट्रो परियोजना का शुभारंभ हमारे किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट है, इसके बीच इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये भी काम का नहीं।
अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। क्वेश्चन आंसर्स मैं चाहती हूँ कि आप खुद से अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि फिर सारी चीज़ें पढ़ाने लगेंगे तो फिर जो है स्पून फीडिंग हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब ये है क्योंकि समय की अपनी सीमा है, और आप जो है जितना भी एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो मैं पढ़ा दिया है मैंने इसमें, और जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और लगभग क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उसके लिए घबराइएगा मत, क्योंकि ये मैगजीन है, नई नई चीज़ें जो है ये क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से भी जो है आप तक पहुँचाती है। तो मैगजीन की अपनी सीमा होती है और हमें अपने हिसाब से जो है उसमें से काम की बातें निकालनी पड़ती है। तो इसीलिए जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक भी दूंगी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का, जिसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्यों को पढ़ाया है। और एक गुजारिश और है कि सितंबर की जो क्रोनोलॉजी है उसको ज़रूर से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें मैंने ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारी चीज़ें बहुत बारीकी से समझाई है आपको, तो वो आपके बहुत काम आ सकती है। तो आपको ज़रूर से पढ़ना है आपको, और मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके अलावा आप स्टडी फॉर RAS करके जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, और इंस्टाग्राम पे स्टडी फॉर RAS एंड IAS एंड RAS जो चैनल है अपना उसको फॉलो कर लीजिए। जो भी दिक्कत हो आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।